अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और बात करेंगे प्रोग्राम सियासत और रियासत में बजट के हवाले से। जब से वतनी अजीज मार्ज वजूद में आया, मुंतखब हुकूमतें हों या इक़्तिदार पर बराजमा डिक्टेटर, महंगाई के खात्मे और अवाम दोस्त बजट की बातें तो ज़रूर की जाती हैं और दावा भी किया जाता है। हुक्मरानों की ज़ुबान पर यह दावा हमेशा से ज़ुबान ज़दे आम रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम पर बजट को अवाम दुश्मन बजट करार देते भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बजट के बाद महंगाई की शरह में इजाफा देखने को आता है और आम आदमी जिसके लिए आमदन से जायद अखराजात का मामला है, उसकी गुजर बसर की राह में रुकावट बन जाता है। टैक्सेस की भरमार और सहूलियात का फुकदान का मामला तो अलग है, लेकिन अगर आम जुबान में बात की जाए, बताया जाए इन तमाम तर मामलात को, बजट में हुक्मरानों की अय्याशियां भी बढ़ती हैं और गरीब मजीद माली मुश्किलात का शिकार होता है। और यही कहा जा रहा है इस बजट के बाद भी कि क्या आवाम को जहर खाने के लिए भी रकम मुयस्सर होगी या नहीं, क्योंकि यही नाकदीन कह रहे हैं कि जो माली साल 2022-23 का वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है 9,502 अरब रुपए के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 502 अरब के करीब ये बजट है और प्रोग्राम्स मुख्तलिफ इसमें दिए गए हैं और कहा गया है कि ये अवाम दोस्त बजट है, जबकि कहा जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट नहीं, IMF के लिए बजट है। IMF चलेगा तो हुक्मरानी चलेगी और हुक्मरानी का दारोमदार जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में हुक्मरानी का दारोमदार यही है कि IMF को खुश करे और हुक्मरानी चलाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बातें की हैं कि मुल्क को श्रीलंका जैसे सूरत हाल से बचाना है, मुश्किल वक्त जो अभी दिखने को मिला, इतना मुश्किल वक्त पहले नहीं मिला और ना ही इतने मुश्किल फैसले किए आम आदमी पर कम से कम बोझ डालना है कि अभी कम बोझ डाला आम आदमी पर। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि आम आदमी को पीस कर रख दिया गया है। इसी पर बात करें कि अपने पैनल का आपने तारुफ करवाते चलो, मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। माहिर मुआशरा डॉक्टर कैस असलम साहब भी मेरे साथ मौजूद है। राना साहब आगाज आपसे ही कर लेती हूँ, श्रीलंका की मिसाल दी है, मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाना है, श्रीलंका जैसी मिसाल देने की सूरत क्यों पेश आई? मुश्किल वक्त अगर पहले इस तरह का नहीं देखा या मुश्किल फैसले इतने नहीं किए तो फिर तो आवाम को मतलब जिस तरीके से कहा जाए दर्दमंद दिल रखकर फैसले करने चाहिए थे, तो उस तरह का तो कोई फैसला सामने नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि इस तरह के बजट के बाद, इस तरह के फैसलों के बाद मुआशी इस्तेकाम आ पाएगा? राना अफसर साहब थी, डॉक्टर कैस हसन साहब मौजूद है, लेकिन पहले आगाज आपसे कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो श्रीलंका वाली बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि मुल्क एक बदतरीन बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गुजर रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। वो कैसे है कि आपके पास अगस्त 2021 में 20 अरब डॉलर थे स्टेट बैंक के रिजर्व में और वो लगातार गिरते रहे और जब हमें हुकूमत मिली अप्रैल के अंदर तो वो 10.8 अरब के डॉलर्स के रिजर्व रह चुके थे और आप एक IMF के प्रोग्राम के अंदर जहाँ पिछली हुकूमत कोशिश कर रही थी कि उसके अंदर जाए और उसने जब फाइनली इसकी सीरियसनेस को गेज किया कि डॉलर जो है 155 से जो इस साल फाइनेंशियल ईयर के शुरू से 186 पे गया, वो उन्होंने जब गेज किया कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना जरूरी है तो उन्होंने जनवरी में 350 अरब का जो है मिनी बजट दिया, लेकिन फरवरी में यू टर्न ले लिया, अपने मायदों से मुकर गया IMF को और IMF के प्रोग्राम को डीरेल कर दिया। इसकी वजह से एक आज मीन्स ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है कि हम बोरो नहीं कर सकते बाहर से, और जब आपके पास डॉलर खत्म होने को हो, क्योंकि 10 अरब में से भी ज्यादातर मिकदार सिर्फ दिखाने के लिए है, खर्च करने के लिए नहीं है और आपका इम्पोर्ट कवर चंद दिनों और हफ्तों का है, तो ये इशू है, ये बैकड्रॉप है जिसके अंदर ये आपको बजट देना पड़ा। दूसरा जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 8.5% के ऊपर था, जो कि 5,100 अरब के करीब लगभग होगा इस साल के अंदर। इसी तरह जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 16 अरब डॉलर के करीब होगा। उसके साथ साथ आपके जो सर्कुलर डेट है वो 2500 अरब पे है। तो ये सारे जो खसारे हैं, इसके साथ कोई भी आपका दोस्त ममालिक आपको लैंडिंग करने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप एक एग्रीमेंट में नहीं आते कि आप फिस्कल डिसिप्लिन लेके आएंगे, आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे, आप अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, आप अपने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये बैकड्रॉप है और हमारी कोशिश थी कि इस चीज को बैलेंस करें आवाम के साथ रिलीफ देने में। तो मैं समझता हूँ जो बेहतरीन बजट हम दे सके वो हमने दिया है। अब उस पर असेंबली में डिबेट होगी। यहाँ हमारा जो इजाफी टैक्सेस है उसका 75% जो हुजम है
वो हमारा जो एक अमीर तबका है या जो बिग बिजनेस है उसकी तरफ हमने फोकस किया है, जिसमें बैंकिंग के ऊपर टैक्स लगाया है, जिसके अंदर हमने बड़े प्रॉफिट अर्नर्स पे टैक्स लगाया है, और हमने जो मुतासर तबका है, जो सैलरी क्लास है, उसका हमने स्लैब 6 लाख से 12 लाख पे कर दिया है टैक्स। इसी तरह हम लोगों ने जो है वो रिलीफ दी है, जो सबसे ज्यादा मुतासर तरीन तबका है उसको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, या तो पेट्रोल प्राइसेस की बात में हम 28 अरब की माहाना की जो डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं 2,000 रुपए की खानदान, उसके ऊपर है। तो ये अलग करने की कोशिश की है कि जिस तरह प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और आइडल प्रॉपर्टीज हैं या जिनके 2 घर हैं उसको हमने टैक्स लगाया है। जो रिटेल मार्केट है जो आपकी टैक्स रेट से बाहर है उसको एक फिक्स टैक्स रिजीम में लाने की कोशिश की है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि बर्डन जो है वो गरीब आदमी पे ना पड़े, और डायरेक्ट सब्सिडीज के थ्रू जो इन्फ्लेशन है जिसका टारगेट 11.5% है, वहाँ हम जो है वो एक आम आदमी को रिलीफ। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स डॉक्टर कैस असलम साहब आपने सुने हैं। ये तमाम अदादो शुमार की जो बात की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हमने ये अदादो शुमार नहीं दिए थे, अदादो शुमार गलत पेश किए गए हैं। मौजूदा हुकूमत कह रही है कि यही अदादो शुमार है, हम अदादो शुमार की दौड़ में नहीं जाते। लेकिन राना एहसान अफजल साहब की जितनी भी बातें हैं कि बेहतरीन बजट पेश किया है, कौन सही है कौन गलत है, इससे मुबर्रा मजमूई तौर पर मौजूदा बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, मेरा ख्याल है कि बातें जो कही हैं इन्होंने वो बहुत हद तक सही हैं। अब देखना तो यह है कि वो कितनी इस एक बात तो ये है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को बहुत मुश्किल आएगी। दूसरी बात जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि जब फिस्कल पॉलिसी ही कंट्रैक्शनरी है और मॉनेटरी पॉलिसी भी कंट्रैक्शनरी है और इकोनॉमी जो है वो 6% पिछली हुकूमत में ग्रोथ थी उसने पिछले साल, इस साल वो 5% पे लाना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि वो जो खसारे हैं फिस्कल तो शायद टैक्स लगा के दूर हो जाएं, जिसका बोझ अल्टीमेटली चीज़ों पे पड़ेगा। तेल और बिजली की कीमतें जब आप बढ़ाएंगे तो आम आदमी की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मगर वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है वो इस सारे से कैसे दूर होता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने नहीं देखा कि इस बजट में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया हो। मैंने नहीं देखा कि नई चीज़ें टेक्सटाइल के अलावा कोई एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने मरातें दी हों या प्रोड्यूस करके। सो जब तक इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड नहीं करेगी, जब तक इकोनॉमी जो है वो इंडिजिनस रिसोर्सेज से तेल नहीं पैदा करेगी, खुदनी तेल नहीं पैदा करेगी, ये क्राइसिस रहेगा। ठीक है, तो जिसको ये दूर करना चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है राना साहब कि जो आम आदमी के हवाले से बात की जा रही है, आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से बात की जा रही है, उसमें आम आदमी के लिए कहा जा रहा है कि आम आदमी के लिए जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। डॉलर की अगर बात की जाती है, डॉलर की कीमत क्या है अब और इससे पहले डॉलर की क्या कीमत थी, रुपए की कदर जिस तरीके से गिरती चली जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि यह सुरंगें बारूदी सुरंगें खोद के गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो बारूदी सुरंगों की तो एक लंबी तारीख है, लंबी फहरिस्त है ना। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरीके से ओवरकम करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म दिन रात लगे तो हुए हैं, लेकिन दिन रात उनके लगे रहने से मौशी इस्तेकाम का जो रिजल्ट आएगा वो आम आदमी तक कब तक पहुंच जाएगा वो रिजल्ट? देखिए, हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसको हमने 2-3 तरीके से टारगेट किया है। एक तो जो फिस्कल डेफिसिट है जो 8.5% है उसको हमने टारगेट किया है कि हम 4.9% पे लाएंगे और जो खसारा होगा वो 3,900 अरब रुपए के करीब लगभग होगा। इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हम समझते हैं 2% ऑफ GDP पे आएगा, जो कि 4 से 5% पे था 16 अरब पे, उसको भी हम कम करके लेके आएंगे। वो कैसे करके लेके आएंगे? एक तो हमने जो अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं उसको तकरीबन 37 बिलियन के ऊपर रखा है, और इसी तरह जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों के ऊपर तो पाबंदी लगाई है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या जो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा हो सकता है उन पर पाबंदी लगाई है। दूसरा,
हम समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो जाहिर सी बात है एक साल में तो नहीं खत्म होने लगा। हम भी फिस्कल डेफिसिट को हम मैनेज करके कंट्रोल करेंगे और 7-8 अरब डॉलर के करीब लेके आएंगे, उसके साथ हमारी जो डेट पेमेंट्स हैं। लेकिन जब हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी फाइनेंसिंग करेंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ADB है। और जब आप एक प्रोग्राम में आ जाते हैं IMF में, तो उससे ये होता है कि आपके जो जितने भी डोनर्स हैं उनको तसल्ली हो जाती है कि ये एक फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन या एक जो है एक जो अपने टारगेट्स जो हमने सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए हम गाजन होंगे। तो इसी तरह जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी अपने दरवाजे और डॉलर्स की जो फाइनेंसिंग है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के साथ कर देते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए जो बॉन्ड मार्केट्स हैं इंटरनेशनल, हम वहाँ जाके भी अपने डॉलर्स फ्लोट कर सकते हैं जब आपका IMF की जो 7th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाता है और स्टाफ लेवल की जो आपकी एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ती है। तो ये सब कुछ मुमकिन हो, जिससे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट क्राइसिस है वो भी खत्म होगा, हम अपने रिजर्व्स भी बिल्ड करेंगे और उसके साथ साथ डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जो करंट प्रेशर हमारे पास है, जहाँ हम लोग तकरीबन बॉटम आउट हो चुके हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आगे आने वाले जो 1-2 महीने हैं उसमें आप देखेंगे कि रुपया स्ट्रेंथन होगा। और जो बाकी जो इसकी एक फंडामेंटल चेंज है इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, वो तो देखिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कि आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जाएं, तो वो उसके लिए भी हम स्टेट बैंक के साथ पैकेजेस लेके आएंगे, जहां हम एग्री बेस्ड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम प्रमोट करेंगे और हम कर रहे हैं, इस बजट में भी हम कर रहे हैं प्रमोट। इसी तरह हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए जो फाइनेंसिंग है वो कम और सस्ते रेट्स के अंदर करेंगे, उनको इंकरेज करेंगे कि एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगे। तो ये वो सारे इक़दाम हैं जिससे हम समझते हैं इस साल के अंदर भी और आगे भी लॉन्ग टर्म के अंदर भी हम अपनी जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के वो चेंज करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जो 5% का ग्रोथ टारगेट हमने रखा है पिछले साल की, जो इस साल की ग्रोथ से कम रखा है, उससे हम थोड़ा सा करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर भी कम करेंगे और आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर भी प्रेशर कम होगा। और देखिए एक तो चीज जो बड़ी अहम है वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं। वो हम समझते हैं कि ये यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसके नताइज हैं, उसके इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते और अगले 2 क्वार्टर्स में मैं समझता हूँ रेजोल्यूशन की तरफ ये मामला जाएंगे, जिससे कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड देना शुरू कर देंगे और वहाँ से हमें जो है एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है एक्सपेक्टेड है। और इंशाल्लाह ताला अगर वो नहीं भी आती तो तब भी हम उसको कवर करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में जो फोरकास्ट हो रही है वो यही हो रही है कि अगले 2 क्वार्टर्स के बाद दुनिया में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो ईज आउट की तरफ जाएगी और इंशाल्लाह ताला वहाँ से एकदम से जो है वो बेहतरी आना शुरू। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बयान किए हैं, आम आदमी के लिए तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और गुजर बसर जो है वो ज़रूरी है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से एक आम आदमी इन चीज़ों को इतनी डिटेल में जाके नहीं समझ सकता। और क्या एक आम आदमी इतनी देर बर्दाश्त कर सकेगा ये तमाम तर बोझ? इसी पर देखिए, आम आदमी के लिए तो हम लोगों ने जो आटे के ऊपर सब्सिडीज हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आटा हम 40 रुपए किलो के ऊपर ले आए हैं, चीनी हम 70 रुपए किलो के ऊपर ले आए हैं। ये सब्सिडीज पूरा साल कंटिन्यू करेंगे। आप ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, यूटिलिटी स्टोर पर मैंने खुद जाके प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो भी उस हवाले से नहीं मिल पा रही, लंबी कतारें हैं, शॉर्टेज हो जाती है। मैं एक आम आदमी के हवाले से जो बात कर रही हूँ कि क्या इतना इंतज़ार हो सकेगा और जो माहिर मुआशियात हैं वो आइंदा आने वाले सूरत हाल को कैसे देंगे? एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, न्यू पॉइंट्स पर दोबारा बात करेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात हो रही है बजट के हवाले से कि अवाम दोस्त बजट। हर साल ही कहा जाता है कि ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन ना तो बजट में अवाम नज़र आती है और ना ही दोस्ती कहीं पे नज़र आती है। मामलात है क्या, किस तरीके से अवाम को रिलीफ देने के जो हर हुकूमत दावे करती है, लेकिन जब वो बरसर इक़्तिदार में आती है तो अपोजिशन में रहते हुए जो बातें, जो मामलात उन्हें तनकीद का बायस लगते हैं वो हुकूमत इक़्तिदार का हिस्सा बनते
ही इक़्तिदार में आते ही वो मामलात दोबारा से वही करने शुरू हो जाते हैं अवाम के साथ में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से राना साहब ने बातें की हैं कि अवाम को सब्सिडी दी जा रही है, अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स आप भी बयान कर रहे हैं, क्या राना साहब ने भी बयान किए, आम आदमी को इससे गर्ज नहीं है। आम आदमी को गर्ज है कि उनका गुजर बसर जो है, जो तेल की कीमत 610 रुपए किलो तक पहुंच गई है और सब्सिडी तो दी जा रही है बहुत सारी चीजों पे, लेकिन इसके साथ साथ किराए के मकान में रहने वाला, बच्चों की तालीम अगर दिलवानी है, सेहत के हवाले से मामलात हैं और दीगर रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से आम जो रोजमर्रा की अशिया जरूरी है उस पर लामुहाला इजाफा सामने आता है। तो किस तरीके से गुजर बसर हो सकेगा एक आम आदमी का? देखें, बात यह है कि ये सारी जो विजन है पिछली गवर्नमेंट्स की हो या इनकी हो, वो बॉक्स हैं। वो अमीर आदमी या जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं उनको मराते देने की हैं और ये अभी भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे। अभी भी जो बातें हुई हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, वो मैंने ये देखा है कि वो सारी कर्जों पे हैं, या डेवलपमेंट कर्जे वर्ल्ड बैंक दे देगा या फिस्कल जो है IMF दे देगा या कोई और दोस्त मुल्क दे देगा। अभी तक ये कोई बात नहीं की कि ये जो बात आप कर रही हैं कि आम आदमी की जो के बच्चे की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, स्कूलों को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। आपने पानी के मसले जो हैं, सिर्फ किसानों को कर्जे दे के तो चीज़ें नहीं चलेंगी, सब्सिडीज दे के तो चीज़ें नहीं चलेंगी। एक ख़ास जो है, मैं मान लेता हूँ कि एक ख़ास किस्म के जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनके लिए शायद पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ किया, ये भी कुछ करने लगे हैं, मगर लोग उससे ऊपर बहुत सारे रहते हैं और उनको अब ये फैसले करने हैं कि पेट्रोल डलवाना है या बच्चों की फीस देनी है, बिजली AC चलाना है या नहीं चलाना, और उसके जो इम्पैक्ट हैं उनके बच्चों पे, वो नहीं है जो अमीर आदमी के बच्चों के जो 1-2 AC भी चला सकते हैं, बिजली भी चोरी कर सकते हैं। सो इन अ वे जब आप महंगा करते जाएंगे इनपुट्स, तेल, बिजली, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो रहा है। ये कहीं किसी ने नहीं कहा कि जी हम सस्ती कर रहे हैं, चीज़ें सस्ती नहीं हो सकेंगी जब तक आप कंपटीशन नहीं कराएंगे। ये क्यों नहीं ये कहते कि ये जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे को बिजली बेच दे? क्यों नहीं कहते कि जो कार्टेल्स हैं जिसको माफिया पिछली गवर्नमेंट कहती थी, उनको तोड़ने के लिए हमने क्या क्या किया है? आप सो इन अ वे जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स हैं वो, क्योंकि ये मैं एग्री करता हूँ कि लॉन्ग टर्म है, मगर कहीं तो शुरू करना है ना आपने कि जी हम जो है जब सारी बोनस जो है चीज़ों का वो प्राइवेट सेक्टर पे है कि वो प्रोड्यूस करेंगे, वो सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, और फिर आप वो टैक्स मुख्तलिफ किस्म के लगाते जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आप ऊपर लेके जा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन को। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई भी बजट अवाम दोस्त है, और ये भी नहीं। ठीक है, आपके कह रहे हैं कि अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के रहनुमा शौकत बसर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शौकत बसर साहब, जो बजट 2022-23 पेश किया है मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको क्यों हजम नहीं कर पा रही? क्या तहफ्फुज़ात हैं आपके, बताइएगा जरा। देखिए, ये बजट नहीं है, ये तो जो इम्पोर्टेड फाशिस्ट और है, उन्होंने खुद को शमला कर दिया है गरीब अवाम पे। इन्होंने खुद को शमला किया है अवाम पे, और अंदाजा करें कि कभी ऐसे भी होता है कि आप जो कुछ IMF के गुलाम जो है इस वक्त, और जो अमेरिका, इजराइल और इंडिया की हुकूमत बनी है पाकिस्तान में, वो अपने मफादात का और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान में इस वक्त ये अनारकी दिला देंगे इस बजट के बाद। मुझे डर है, मैं इस वक्त हरुणाबाद अपने घर मौजूद हूँ, हल्के में मौजूद हूँ। बिलीव कीजिएगा, लोग झोलियां उठा इनको बददुआएं दे रहे हैं। क्या अभी ऐसा भी हुआ? आपने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया और अभी आप मजीद इसको 250-300 तक लेके जाना चाहते हैं। बिजली बढ़ा दिया आपने, खाने पीने वाली चीजें आसमान से बातें कर रही है। और अब हालत ये है, इलाके में ना पीने वाला पानी है ना नहरी पानी है। इस वक्त तो मैं मेरे
गुस्से को नफरत में तब्दील होता देख रहा हूँ। गली गली में मुझे ब्लड शेड होता नजर आ रहा है। ये मैं और आप भी महफूज नहीं होंगे, लोग हमारे घरों में दाखिल होंगे। फिर जो लोग, चूंकि इनका तो जाना कुछ नहीं है, इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान में, गरीब गुरबा और पाकिस्तान को चाहने वाले किसान मेहनतकश वो एक तरफ है और वो टोला दूसरी तरफ है जिनके मुफादात पाकिस्तान के साथ नहीं है। उनके मुफादात फरंगी राज के साथ हैं, उनके मुफादात MI6 के साथ हैं, उनके मुफादात CIA के साथ हैं और इनकी जायदादें, इनके पैसे, इनके बैंक अकाउंट्स मुझे बता दें, इनसे हल्फ है इस बात का कि बाहर नहीं है मौजूद इनके। और जिन लोगों की हर चीज देख रहे, डॉलर महंगा हो रहा, पाउंड महंगा हो रहा, इन हालात में इनको क्या है, मर तो खरीद रहा है। अगर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, ये तो घर में रात को जाके करते क्या है, सुबह ये अदालतों में पेश होते हैं, दोपहर में ये अफसरान के ट्रांसफर करते हैं, कोई मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, रात को ये स्विमिंग पूल में नहाते हैं और सुबह उठते हैं जो इनके पैसे डबल हुए हुए होते हैं। सो इस वक्त मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ना करे जो मैं कह रहा हूँ ये सच हो, लेकिन इस वक्त जिम्मेदारान को ये बात सोचनी होगी। ये मुल्क जो है इंशाल्लाह हमेशा रहने के लिए बना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो कुछ श्रीलंका में हुआ है उसकी डिटो कॉपी पाकिस्तान में होने जा रही है। गली गली में लड़ाई होगी, घर घर में लड़ाई होगी और हालात, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और अमेरिका यही चाहता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अमेरिका हमारा कभी खैर खा नहीं रहा। अब अंदाजा करें अमेरिका ने क्यों बदला खान साहब को कि आप चाइना के साथ तल्लुकात खत्म करें। आप रशिया क्या लेने गए थे, आप इंडिया के साथ तिजारत क्यों नहीं करते, आप अमेरिका की गुलामी क्यों इख्तियार नहीं करते। और अमेरिका एंड ऑफ द डे वही होगा जो लीबिया में हुआ, जो इराक में हुआ, जो बाकी ममालिक में हुआ, या पाकिस्तान में होता देख रहा हूं। तो इनको ये जो इन्होंने बजट पेश किया है, ये वो रवायती फिक्रे हो गए। ये दुश्मन अवाम का दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है, ये किसान दुश्मन बजट है, ये पाकिस्तान दुश्मन बजट है। ये मेरी बात को समझें। आपने अपने दौरे हुकूमत में भी बजट पेश किए, अपने दौरे हुकूमत में भी IMF के पास गए, कर्जे लिए, यही कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि बारूदी सुरंगें आपने अब चाहिए। राना साहब, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, शौकत बसर साहब ने कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है, ये रवायती जुमले मतलब अब बहुत ही रवायती हो गए हैं। क्या कहेंगे शौकत बसर साहब के बयान के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो शौकत बसर साहब को बताना चाहिए कि IMF का प्रोग्राम से यू टर्न लेके पाकिस्तान को एक ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में डाला गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस और डॉलर है नहीं इस मुल्क के अंदर। तो ये सारा जो गन जिसके अंदर आज ये मुल्क है, ये जो 3.5 साल की जो मईशती तबाही इन्होंने दी, इनके अपने वजीर खजाना कहते थे कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन में इकॉनमी चला रहे हैं। देखिए, अब इस पर तमाशा लगा रहे हैं, उनको तबाही के जहाने पर लगा के अब ये उस पर जो है वो लुड्डी डाल रहे हैं और ऑपोजिशन को गालियां निकाल रहे हैं। तो ये तो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है जो शौकत बसर साहब बदकिस्मती से कर रहे हैं। 4 साल भी ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही करते रहे, ऑपोजिशन को रगड़ते रहे, लेकिन ये जिम्मेदार है आज इस तबाही की जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा है। और जो है कोई बेहतरी किसी शोबे में ये नहीं ला सकते, लेकिन जो हकीकत है वो हमें समझनी होगी और हमें मानना होगा कि पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उसी तरीके से जो है वो जिसका कर्जे ये जितनी तेजी से इन्होंने दिए उस तरीके से कर्जे दिए जाएं और फिस्कल खसारे भी करें और करंट अकाउंट के खसारे भी करें और मुल्क को बिल्कुल बैंकरप्सी की तरफ ले जाएं और चंद महीनों और चंद दिनों की रिलीफ जो है वो अवाम को दे दें। या आप मुश्किल फैसले करें जो ये जमात कर रही है। और ये हमको खुशी से नहीं कर रहे कि हमें बिजली महंगी करनी पड़ रही है या पेट्रोल की कीमतें महंगी करनी पड़ रही है, हमें मजबूरन करनी पड़ रही है। ये अगर फैसले ना लिए गए और इस जो ये सब फैसले और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो डॉलर की शॉर्टेज है, उसको ना दूर किया गया तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। तो ये वो किनारा है जिधर ये हमें छोड़ के गए थे। तो इससे हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और चंद माह मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये रिवर्सल होगा और हम इसी अपना जो टेन्योर हमारा रह गया है, अगर इंशाल्लाह ताला अगर हमने इसको मुकम्मल किया तो हम आवाम को
इन चीजों को रिवर्स करके भी दिखाएंगे। ठीक है, आपने उम्मीद जाहिर की है कि रिवर्स करके भी दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि अभी जो फैसले लिए गए हैं उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आम आदमी पर ही पड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा, मुल्क के अंदर मायूसी और बेयकीनी का खात्मा हो सकेगा, एक आम आदमी जो है वो जो जिस हद तक जाकर तकलीफ में सफ़र कर रहा है, किस हद तक ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा, क्या एक आम आदमी के अंदर इतनी सख्त है कि ये प्रेशर बर्दाश्त कर सके। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफ्तर साहब, शौकत बशर साहब और मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर के एहसान साहब। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेजबान रम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।